हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है और जिसमें हम नॉलेज ऑफ ICT देखने वाले हैं, है ना। जिसमें पोक्सो एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, या जितने भी अधिनियम धाराएँ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी देखने वाले हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाला है, और साथ ही साथ हम इसमें हिंदी यानी कि रीजनल लैंग्वेज भी सब्जेक्ट देखने वाले हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट को आज हम कवर करेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। और आप अगर कंप्यूटर की अच्छी अच्छी क्लासें देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो कंप्यूटर के अपलोड कर चुका हूँ। इसमें आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं बाई IQ अभिषेक करके लिख देंगे तो वो भी सर्च हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आज जो भी पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड तो है, साथ ही साथ हम MCQ के फॉर्म में देखने वाले हैं। इसलिए इनके टॉपिक को मैं डिस्क्रिप्शन जो रहेगा, जो डिटेल जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेट के बाद ही लाऊंगा। जैसे हिंदी में हो गया कि कारक क्या हो गया, समास क्या हो गया, है ना, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल क्लास में भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2012 का पोक्सो अधिनियम लागू है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ संपूर्ण भारत में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में हर जगह, या केवल भारत के राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण भारत में, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट कहाँ पे लागू है? संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। तो ये 18 वर्ष से कम अगर हो रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? पोक्सो एक्ट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन मान्य है? ये बताना है। पहला है कि बच्चों के खिलाफ प्रत्येक अपराध की रिपोर्ट पोक्सो अधिनियम के अनुसार की जानी चाहिए। हमको सिर्फ मान्य बताना, ठीक है। दूसरा है, जो लोग बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते उन्हें अधिनियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों। तो पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत ये दोनों शामिल होंगे, ठीक है। अगला है, पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को देनी होती है। तो कितने घंटे में देनी होती है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे बाद, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुलिस को पोक्सो अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। फर्स्ट है, बच्चे की सुरक्षा की व्यवस्था करना। सेकंड है, रिपोर्ट के 48 घंटे के भीतर मामले को बाल विकास के पास ले जाएं। तो ये गलत है, 48 घंटे नहीं 24 घंटे होता है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व परीक्षण में बच्चे की सहायता करने वाले पेशेवरों और विशेषज्ञों के उपयोग के सिद्धांत हैं। सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने का अधिकार, सही है। बच्चे का सर्वोत्तम हित, ये भी सही है। जीवन और अस्तित्व का अधिकार, उपरोक्त सभी इसमें सत्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पोक्सो एक्ट के अनुसार बच्चे से पूछताछ के क्या कारण हो सकते हैं? तो फर्स्ट है, यह स्थापित करने के लिए कि क्या बच्चे को तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। सेकंड है, चिंता पैदा करने वाली परिस्थितियों के बारे में बच्चे का पक्ष सुनना। तीसरा, अपने माता पिता या परिवार के साथ बच्चे के रिश्ते की तस्वीर प्राप्त करने के लिए। तो ये तीनों ही सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। अगला है, पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 14 नवंबर 2012 को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। अगला है, पोक्सो संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो ये वीरेंद्र कुमार ने किया था। और वीरेंद्र कुमार कौन है उसके बारे में भी समझते हैं। पोक्सो संशोधन विधेयक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा ये पेश किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा किशोर अपराध का एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी कह रहे हैं, यानी कि स्थिति अपराध और सिविल अपराध, ये किशोर अपराध के अंतर्गत ही शामिल हैं, ठीक है। अगला है,
किशोर न्याय या बच्चों के अधिकार संविधान में कहाँ शामिल है? तो उपरोक्त सभी यानी कि अनुच्छेद 15 का खंड 3, अनुच्छेद 15 खंड ई, ठीक है, अनुच्छेद 39 का खंड एफ, ये सभी शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे, खंड ई, खंड 3 और खंड एफ में ये शामिल है। ठीक है, अगला है बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 किसका उदाहरण है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षात्मक श्रम विधान का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित बाल श्रम निषेध और विनिमय विधेयक का उद्देश्य नहीं है? तो इसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित होकर अपना भविष्य बर्बाद ना कर दे, तो ये उद्देश्य तो है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उन स्थितियों में काम ना करें जहां उनका शोषण किया जाता है, ये भी सही है। मौजूदा अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बावजूद सभी रोजगार में बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये सी गलत हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करके बाल श्रम की समस्या से निपटना, ये भी सही है। तो किसका उद्देश्य नहीं है ये बाल श्रम वाला? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के तहत स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का विवरण देती है? तो ये होती है धारा सी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित धारा 13 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे को रात 8 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सुबह 7 बजे तक। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे को, तो जो अपना जो अधिनियम बनाया गया है जिसमें लेबर एक्ट बताया गया है, उसमें ये बात कही गई थी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बच्चे को कब से कब तक काम नहीं करा सकते, तो शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अधिनियम की धारा 9 में उल्लेखित इंस्पेक्टर को नोटिस किसी बच्चे के रोजगार और उस विशेष प्रतिष्ठान के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए? ये भी मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 दिनों के भीतर, और ये धारा 9 में ये बात कही गई है। ठीक है, अगला है, किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति वाले बच्चे की उम्र के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में इंस्पेक्टर द्वारा शुरू में मामला किसके पास भेजा जाएगा? तो ये निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। अगला है, अधिनियम की धाराएं किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होंगी जिसमें अधिष्ठाता द्वारा अपने परिवार की सहायता से कोई प्रक्रिया की जाती है, तो धारा 7, 8 और 9 में। अगला देखते हैं, बाल अधिकारों की घोषणा का वर्ष कौन सा था? तो 1959 था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की कौन सी धारा बाल शब्द को परिभाषित करती है? तो धारा 2 का सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ से नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से जो सूचना प्रौद्योगिकी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं। ठीक है, अगला है, एक निर्गम यानी कि आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है, तो ये लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटर कहते हैं। इन सब की मैं डिटेल क्लास लेकर आऊँगा, चूँकि आज प्रैक्टिस सेट है तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो ये होती है Ctrl+M। ठीक है, इंडेंट करना है तो। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है तो ये क्या होती है? ऑथेंटिकेशन यानी कि आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ऑथेंटिक रूप को कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? तो यूनिक आईपी। ठीक है, आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगला है, एफटीपी का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। मैंने इसके पहले एक बेसिक वाली क्लास अपलोड किया था नॉलेज ऑफ आईसीटी के लिए, बेसिक क्लास थी, उसको
पढ़ लेंगे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर का बेस तैयार करने के लिए वो वीडियो था। हालाँकि कुछ लोगों ने उसको देखे होंगे तो सोचे होंगे कि तो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन वो बेस तैयार करने के लिए मैंने अपलोड किया था, ठीक है। उससे क्या बेस अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी ये काम पड़ा, वहाँ पे हमने पढ़े थे कि एचटीटीपी क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, केस मेमोरी क्या होती है, रैम रोम, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी, ये सब देखे थे। उससे वो बेस तैयार हो गया। उसके बाद आपको देखो ये क्वेश्चन मिल भी गया कि एफटीपी का उपयोग होता है। तो बेस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे बनने लगेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तो छोटी स्टोरेज डिवाइस इसकी आवश्यकता नहीं होती, बाकी तेज सीपीयू, बड़ी मेन मेमोरी और अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल ये आवश्यक होते हैं। अगला है, सीपीयू किस तरह के फाइलों को फाइल एक्सटेंशन है, तो ये होता है वीडियो। अगला है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन सबकी मैं डिटेल क्लास लेकर भी आऊँगा, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज भी हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने अभी बताया था कि मैंने जो बेसिक वाला जो वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बता चुका था कि नॉन वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल क्या है ना, अस्थायी मेमोरी सब बता चुका हूँ। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है तो सीडी रोम, डीवीडी रोम और हार्ड डिस्क, ये तीनों को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे एकदम, है ना। इसको कहते हैं हम कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर मैंने आपको बताया था, बेसिक कंपाइलर हो गया, जावा हो गया, है ना, कोबोल हो गया, ये बहुत सारी लैंग्वेज के मैंने बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले का जिसमें हमने पढ़े थे, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, तो ये होता है बाइनरी अंकगणित। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जैसे 0 1 1 0 2 सॉरी 1 0 1 1, ये जो बाइनरी कोड होते हैं इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। पीएनजी को सूचित करता है, तो ये इमेज फाइल इसको सूचित करता है, ठीक है। और अगर बोले म्यूज़िक के लिए तो सभी को पता होगा MP3 फाइल होती है, ठीक है। अगला, एक वीडियो खालिस्तान यानी कि ब्लैंक के सीक्वेंस का बना होता है, तो ये फ्रेम्स के सीक्वेंस का बना होता है। अगला है, वीडियो कंप्रेस करने के लिए उपयोग होता है, तो ये होता है MPEG, ठीक है, MPEG याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वीडियो कंप्रेस करने के लिए। यानी कि वीडियो फाइल को जैसे 100 MB की फाइल है तो उसको हम कंप्रेस करके 30 MB की बना सकते हैं, तो किसके माध्यम से होता है, MPEG के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, डॉस यानी कि DOS, डॉस का पूर्ण रूप बताना है, तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कुछ मैंने बेसिक क्लास में आपको बता चुका था, ठीक है, बेसिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बताना है। तो इसमें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्रोम। क्रोम क्या है, एक तो सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन के बारे में भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, सर्च इंजन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो याद रखें कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो होता है MS विंडोज़, विंडोज़ NT और सोलरिस, ठीक है। अगला है, Ctrl+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स को ब्लैंक करने के लिए किया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए पेस्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+V। और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या होगा, विंडोज़ में कौन सी शॉर्टकट की होगी, अलग अलग के टॉपिक अगर पढ़ना होगा तो मैंने शॉर्टकट की का एक वीडियो भी डाल दिया हूँ, वो प्लेलिस्ट में भी आपको उसको देख लेना। शॉर्टकट की सारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे कंप्यूटर के फंक्शन की शॉर्टकट की हैं, ठीक है। डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है, तो उसका नाम है CMOS, ठीक है, CMOS इंपॉर्टेंट है। अगला है, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है होम का। अगला, एक मशीन से दूसरे मशीन में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा TCP और IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो ये होता है SMTP का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है SMTP, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से प्रशासनिक अभिरुचि के क्वेश्चन देखने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और
इसमें हमेशा याद रखना कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछने के चांस कम इसलिए भी है क्योंकि अब मैंने पहले बता चुका हूँ ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है, हार्ड लेवल थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, लेकिन सिंपल रहेंगे, था ना, बेसिक नॉलेज पे आधारित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्सन हु रन्स द हॉस्टल कॉल्ड, मतलब छात्रावास को जो चलाता है, जो संचालित करता है, हम उसको क्या कहते हैं, तो सभी को पता होगा, उसको हम क्या कहते हैं, वार्डन कहते हैं, ठीक है। हॉस्टल पर सुरक्षा की कड़ी किसका कार्य होता है, हॉस्टल की सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है, तो ये भी एक वार्डन का ही कार्य होता है, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए वार्डन का कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वार्डन, तो इनमें से कौन सा उसका कार्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल ड्रिंकिंग इन द होटल, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो जो कार्य होते हैं जैसे छात्रावास का परिचालन करना, शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रखना, ये कार्य पर ये वाला कार्य नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है, तो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, हेल्थ एंड क्लीन यानी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, मतलब सफाई और स्वास्थ्य, बिहेवियर यानी कि उनका व्यवहार, तो ये तीनों ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों इनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर अ हॉस्टल वार्डन, अगर आप एक हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासनिक रिलेटेड है ये, मेंटर या गाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। प्रशासनिक कार्य तो होंगे, आपको एक मेंटर के भी काम रूप में काम करना होता है और एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों इसके राइट होंगे, ठीक है। चलिए अगला है, एक हॉस्टल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो अभी मैंने बता चुका था, वार्डन की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कानून से हॉस्टल वार्डन का इनमें से कौन सा मतलब कानून जो है हॉस्टल वार्डन का कार्य नहीं है, तो हॉस्टल सिक्योरिटी कानूनल रूप से अगर देखना है तो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल की सिक्योरिटी, रन अ हॉस्टल, आस्क स्टूडेंट टू रीड, नॉन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अगला है, इन विच स्कूल ट्राइबल चिल्ड्रन स्टडी, कौन सी स्कूल में आदिवासी चिल्ड्रन पढ़ते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए EMRS में, ठीक है। इनमें विशेष पढ़ाई के लिए इनके लिए EMRS को डेवलप किया गया था, ठीक है, आदिवासी बच्चों के लिए। अगला है, आप एक हॉस्टल वार्डन हैं, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत और जो भी भावनात्मक हेल्प अगर करना चाह रहे हैं तो उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। यू आर अ हॉस्टल वार्डन, आप एक हॉस्टल वार्डन हैं, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व एनी पर्सन टेक्निकल और इमोशनली, ठीक है, यानी कि तकनीकी रूप से और भावनात्मक रूप से नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, आपको क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटर और गाइड, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको उनको मार्गदर्शन देना होगा, ठीक है, और उनको गाइड करना होगा, जिसको गाइडेंस बोलते हैं, मार्गदर्शन करना होगा। अगला है, छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का मूल्यांकन करना, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कीप इंटैक्ट, ठीक है, रिकॉर्ड कीप इंटैक्ट यानी कि सभी को रिकॉर्ड करके रखना एक फाइल में, ठीक है। अगला है, हु रेगुलेट्स द एंट्री प्रोसेस इन द हॉस्टल, कौन हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंध करता है, तो ये करता है वार्डन, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, हॉस्टल में ज़्यादा स्टूडेंट को संभालने के लिए क्या ज़रूरी है, तो मेंटेन डिसिप्लिन ज़रूरी है, पर्सनल अटेंशन, रिसोल्यूशन ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये तीनों आवश्यक होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम अटेंडेंस इन हॉस्टल, तो 4 टाइम, ठीक है। व्हाट विल यू डू इफ़ टू स्टूडेंट्स आर फाइट विथ ईच अदर, आप क्या करेंगे अगर दो बच्चों के बीच अगर फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो ठीक है, तो सस्पेंड स्टूडेंट्स, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, या कंप्लेन टू क्लर्क, या नॉन ऑफ दिस, तो आप क्या करेंगे इनमें से, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि उन बच्चों के बीच में जो भी विवाद होगा उसको हल कर देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन द हॉस्टल, तो हॉस्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी हॉस्टल इन द हॉस्टल, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फर्नीचर, फर्स्ट एड, या इंटरटेनमेंट, या ऑल ऑफ दी अबव, तो तीनों होना चाहिए, फर्नीचर, फर्स्ट एड भी होना चाहिए वहाँ पे और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, यानी कि कार्यक्रम का संचालन भी होते रहना चाहिए।
इफ़ यू हॉस्टल वार्डन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू टेक केयर। अगर आप हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो क्लीन का यानी कि सफाई का बिल्कुल सही है, हाइजीन का, या फिर क्वालिटी इंश्योरेंस, तो ऑल ऑफ दी अबव, तो ये तीनों का आपको रखना होगा ध्यान, क्लीन, हाइजीन्स और क्वालिटी इंश्योरेंस का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अलाउ इन द हॉस्टल, तो पहला ऑप्शन है मीट टू पेरेंट, ईट नूडल, ब्रिंगिंग फर्नीचर हॉस्टल, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ईट नूडल, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। बाकी पेरेंट्स आकर मिल सकते हैं, फर्नीचर भी आ सकता है, ला सकते हैं ना मेंटेनेंस के वर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉनिटर ऑफ हॉस्टल, यानी कि जो हॉस्टल में देख रेख के यानी कि जितना भी काम होगा वो किसकी निगरानी में होगा, तो सीसीटीवी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सीसीटीवी, ठीक है। व्हाट द हॉस्टल वार्डन नीड्स टू नो, तो हॉस्टल वार्डन को क्या पता होना चाहिए, उसको क्या पता होना चाहिए, तो सभी को पता होना चाहिए चाइल्ड सेफ्टी एक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला है ये एप्टीट्यूड, रियल एप्टीट्यूड क्वेश्चन इसको बोलते हैं। जैसे लिखा है कि यू आर द वार्डन ऑफ अ हॉस्टल, आप इस छात्रावास के एक वार्डन है। द स्टूडेंट वांट हैव अ रेन डांस विच विल इन्वॉल्व वेस्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर, और स्टूडेंट चाहते हैं कि वो बारिश में डांस करें, है ना, ऑफ वाटर एट टाइम व्हेन देयर इज ड्राफ्ट एवरीवेयर, हाउ विल यू डील विथ हिज द सिचुएशन। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप एक हॉस्टल के वार्डन हैं और बच्चे चाह रहे हैं कि हम रेन में डांस करें, यानी कि बरसात में हम डांस करें, और जबकि वहाँ पे क्या है, सूखा पड़ा हुआ है सभी जगह, ये लिखा है ड्राफ्ट एवरीवेयर, जबकि वहाँ पे सभी जगह क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। तो आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो फर्स्ट है टॉक टू स्टूडेंट एंड कन्वेंस द टू सेलिब्रेट विथआउट वेस्टिंग वाटर। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है कि आप उनको समझाएंगे और उसके लिए कन्विंस करेंगे कि आप डांस ज़रूर करें, लेकिन बिना वाटर को बर्बाद किए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक स्टूडेंट को बुखार हो गया है तो वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोले, तो ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये होगा दिस सिक्योरिटी और दिस सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होंगे, ठीक है। अगला है सेफ्टी मीन, मतलब सुरक्षा का मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है द कंडीशन ऑफ टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क और इंजरी। ऑप्शन नंबर बी है द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर टू और थ्रेट। तो दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए बी और ऑप्शन नंबर बी भी, ठीक है। अगला है आ स्टूडेंट बिलोंग्स टू अदर कास्ट दैट्स वाई डू नॉट फ्रेंडशिप, व्हाट वुड यू कॉल दिस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है, देखो स्टूडेंट इमारत में बहुत जगह से आते हैं, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग कल्चरल से आते हैं, और अगर उनके बीच में अगर फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना होगा, ये बताना है। तो फर्स्ट है सोशल रीज़न की वजह से, साइकोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो किस वजह से वो फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो सोशल रीज़न और साइकोलॉजी, ये दोनों होगा, ठीक है। अगला है फर्स्ट ईएमआरएस स्कूल स्टार्ट कब हुआ था, पहला ईएमआरएस स्कूल, तो 1997 और 1998 में हुआ था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये भी। फर्स्ट है कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है, तो आकाश को व्योम भी कहते हैं, अनंत, तारापथ, अंबर, आँख को नेत्र, नयन, चक्षु भी कहते हैं, ठीक है। आयु को चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्र और सर्वज्ञ कहते हैं, पर आज्ञा, आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान, तो इसमें जो विकल्प गलत है तो वो ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो जलज का कमल, ठीक है, जलद का बादल, गर्म, तप्त, धर्म, धूप, कदन, पाप, कंदर, चिक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो गलत है, ठीक है। रहस्योद्घाटन शब्द का निम्न में से संधि विच्छेद बताना है, तो हम ये सब डिटेल क्लास में सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद होगा रहस्य धन उद्घाटन। बसेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पता होना चाहिए उपसर्ग, उपसर्ग जो शब्द के फर्स्ट में जुड़ता है और प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। तो बसेरे में प्रत्यय बताना है तो हो जाएगा एरा, ठीक है, बस एरा, जब हम इसको बस धन एरा, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, एरा, ठीक है, संधि विच्छेद करने पे पता चल जाता है। प्रारब्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रा है, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सा, प्रा। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें वाच्य भाव वाच्य, ठीक है। मैं
कर्मवाची सब पढ़ाने वाला हूँ। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, यानी कि कर्ता ने यानी कि ने जहाँ पे आ गया वो कर्ता हो गया। करण से यानी कि जहाँ पे से आ गया जिस वाक्य में वहाँ पे क्या होगा, करण होगा। कर्ता ने करण से कर्म को आ गया तो कर्मवाचक होगा। इस टाइप के हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल क्लास में। रंगा सियार मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो धोखेबाज व्यक्ति, मुहावरे से रिलेटेड है, ठीक है। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। अगला है देश सेवा में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। समास की पहचान करना भी मैं आपको डिटेल क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, तो ये चूर्ण एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द है और तद्भव मतलब हिंदी का शब्द होता है, ठीक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास के नाम क्या हैं, तो ये है मंगलसूत्र। किसी के कथन का उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो सभी को पता होगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। अगला है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द क्या कारक है, तो ये अधिकरण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा, तो कपट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगला है गंभीर का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल, यानी कि अत्यधिक बोलने वाला, गंभीर शब्द का होगा वाचाल। अगला है सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें करण कारक है। से देखो मैंने अभी बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, करण के लिए क्या आ रहा है, से, ये ट्रिक है याद रखने की। तो जहाँ पे भी जिस वाक्य में से आ गया यानी कि वहाँ पे कौन सा कारक है, करण कारक है। तो ये हम सब डिटेल क्लास में पढ़ेंगे भी, ठीक है, अच्छे से समझते हुए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन ज्वल, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय समास बनता है। तो हम सारे समास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी ट्रिक होती है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे सारे समास, संधि विच्छेदों को याद रखना और कौन से विसर्ग की पहचान करना, कौन सा विसर्ग है, दीर्घ संधि का, ये सब बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक हैं। ये सब हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। तो ये रहे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया होगा, रिवीजन करते चलिएगा। और एमआरएस का पेपर बहुत सिंपल आता है, तो इत्मीनान से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।